हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 12 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देना है। इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, केरला एंड गुजरात। वर्ष 2026 में 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेज डे, इसका जो थीम है वो क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल नर्सेज डे 2026 विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई? तो पहले तो इतना समझ लीजिएगा कि जो 12 मई 2026 को जो है ये इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका जो थीम है वो इस बार का आपसे पूछा गया है। तो थीम है आपका स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द नर्सेस। देखो, आप ऐसे समझिएगा कि जब कभी भी हम इस तरीके का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पर मेजर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये होता है कि जो नर्सेस हैं या जो स्टाफ नर्सिंग स्टेशन हमारा काम यहाँ पर कर रहा है उनका स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट वहाँ पर हो। क्योंकि आजकल जो महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है और वर्क प्लेसेस पर जो नर्सेस हैं उनके ऊपर जो है उनका स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट यहाँ पर हो पाए। अब देखो, इस बार की जो थीम है वो काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर रखी है और ये एक तरीके से सिस्टम में बदलाव के साथ में सिस्टमेटिक चेंज भी ला रहे हैं। तो आपको दो और इम्पॉर्टेंट डेज साथ में मैं बताना चाहूँगा, और जो दूसरा डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। तो ये भी आपका 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला क्या हो गया? इंटरनेशनल नर्सेज डे, और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो थीम है वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट ऑफ द नर्सेस, ये जो थीम है ये किसका है? ये इंटरनेशनल नर्सेज डे का है जो 12 मई को आपका सेलिब्रेट होता है। ओके, अब आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से जो नर्सेस हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जो लीडरशिप वाली जो भूमिकाएं, रिसोर्सेज हैं, उनके जरिए उनको और भी ज़्यादा जो है मैकेनिकल नेसेसिटी के फॉर्मेट में आगे उनको लेकर जाना और एक तरीके से एम्पावरमेंट वहाँ पर करना है। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस हैं ICN, उनका ये कहना है कि जब नर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा सशक्त बनेंगी, एम्पावर होंगी, तो इलाज में होने वाली जो मेडिकल एरर्स हैं वो काफ़ी कम यहाँ पर हो जाएंगी। तो लगातार बात हो रही है इनके एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पर। ओके, एयर एशिया ने 150 विमानों के लिए एयरबस के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह ऑर्डर एयरबस के विशिष्ट मॉडल के लिए दिया गया है। तो कौन सा वो मॉडल है? तो एयर एशिया ने अभी जो साइन किया है एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, किसके साथ में? एयरबस के लिए। तो यहाँ पर 150 एयरक्राफ्ट हैं और फॉर विच स्पेसिफिक एयरबस मॉडल हैज़ दिस ऑर्डर बीन प्लेस। तो जो मलेशिया के बजट कैरियर, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो एयर एशिया है उसकी मूल कंपनी जो है वो है आपकी कैपिटल है। तो उन्होंने एयरबस के साथ में 150 A220-300 विमान जो हैं उनको यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो ये 220-300 जो एयरबस के विमान हैं इनको यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो ये अभी फाइनलाइज यहाँ पर हुआ है। तो इनके बीच में अभी एक डेफिनेटिव जो एग्रीमेंट है उस पर समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर $19 बिलियन का ये जो है सौदा होने वाला है, $19 बिलियन का। ठीक है, तो इतना अमाउंट का जो वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट है वो यहाँ पर है। और जो आपसे मॉडल पूछा जाएगा वो होगा A220-300 एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो $19 बिलियन जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अभी देखा होगा आपने कि जो डील है ना वो एयर एशिया की बहुत ज़्यादा भी मारामारी थी। तो उसके बाद में जो नेटवर्क कैरियर है तो उसके लिए एक इन्होंने स्ट्रेटजिक जो कंसर्टोन जो होता है ना वो इन्होंने यहाँ पर एक रखा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि A220 पिछली जो विमान है उनकी तुलना में जो फ्यूल है ना वो कम खपत है यहाँ पर। ठीक है, और CO2 जो उत्सर्जन है वो काफ़ी कम यहाँ पर लाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बर्न हो रहा है CO2 का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा क्योंकि जो एमिशन है वो काफ़ी कम है अगर हम प्रीवियस जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें उसकी तुलना में। और यहाँ पर जो न्यू केबिन कॉन्फ़िगरेशन है ये भी एक
अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एयर एशिया की जो 160 सीटें जो होती हैं वो हाई डेंसिटी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए इन्होंने इसको लॉन्च यहाँ पर किया है। और जो रीजनल एक्सपेंशन है उसमें क्या है कि जो आसपास का जो एशियान है तो उस रीजन में और जो सेकेंडरी हब्स हैं उनको जोड़ने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया है। और जो पहले A320 जैसे बड़े जेट के लिए जो है अनवायबल थे, तो यहाँ पर इन्होंने ये काम किया है। तो कनाडा इंडिया का भी एक लिंक है, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ये एयरलाइन है ना वो मलेशिया ही है, लेकिन इन विमानों को जो है मिरेबल कनाडा में असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो जो प्लेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, मिरेबल कनाडा में ये असेंबल यहाँ पर होते हैं। ओके, अगर हम ऑर्डर साइज़ देखें तो 150 फर्म ऑर्डर है और $19 बिलियन की कॉस्ट है। तो ये इनका लिस्ट प्राइस है। लोकेशन अनाउंस इन्होंने की है मिरेबल फैसिलिटी कनाडा में। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उन्नत अपग्रेडेड वर्जन है, ये यहाँ पर कहा गया है। द जननी प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टल। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इनकी बेहतर जो देखभाल है उसके लिए जननी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे के बॉर्न होने से लेकर आगे तक के लिए जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको ट्रैक करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जो हाई रिस्क मामले हैं तो उसको जल्दी से यहाँ पर पहचान किया जा सकेगा, और जो हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएंगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो देश में मदर है और जो उसके बच्चे हैं तो उनके बीच में जो एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ को डायग्नोस करना, और किसी कारणवश अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो चीज़ें हमें पहले से ही पता चल पाएंगी, तो जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी लाना यहाँ पर रहेगा। तो पहले ये जो स्कीम थी इसका नाम था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल। अब इसका नाम जो अपग्रेडेड करके इन्होंने क्या रख दिया, जननी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें इसमें और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मंत्रालय है वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर कौन सा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने इस जननी को लॉन्च किया है। जननी की फुल फॉर्म क्या है, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो माँ है और उसका जो नवजात बच्चा है उन दोनों की ही यहाँ पर केयर के लिए ये जो स्कीम है इसको यहाँ पर लाया गया। ठीक है, अब जो 10th नेशनल समिट हुई अभी चंडीगढ़ में, तो ये जो 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था तो उस दौरान जो है इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है। और एक तरीके से ये जो सर्विस है ना वो एक आपकी सर्विस ओरिएंटेड जो हम कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना उस पर ये बेस्ड है। और जो भी मदर है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है बच्चे के रिकॉर्ड को इनको सेव करने में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो पूरा जो रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सकेगा। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं आपकी। एक सबसे पहला क्या है कि जो देखभाल होगी ना वो निरंतर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी कभी है, तो इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो प्रॉपर परफेक्ट है। तो प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, और डिलीवरी की प्रिपरेशन, और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और जो PNC, ठीक है, मतलब कि पोस्ट नेटल केयर, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और जो हाई रिस्क मॉनिटरिंग है ये भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनकी यहाँ पर पहचान करना, और इमीडिएटली जैसे कहीं पर नीड है तो जो आशा और ANM है तो उनको इमीडिएटली वहाँ पर भेजना ताकि समय पर मदद जो है वो पहुँचाया जा सके। और जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है उस तक यहाँ पर जो आवा ID के पहचान के साथ में आगे इसको लेकर जाना है। ओके, इसमें एक चीज़ और भी रहेगा कि कितने रजिस्ट्रेशंस हुए। तो मई 2026 की शुरुआत में लगभग 1.34 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं इसमें। तो जननी जो है ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और ये जो पूरा अलग अलग तरीके का डेटा है उसको एक जगह पर करना, इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम जो है बनाना, और सीधा सा इसका वही है कि जो MMR और IMMR है तो इसको कम करना, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है इनको यहाँ पर कम करना, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है। तो आपसे इसका एक्रोनिम मतलब कि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये जो इवेंट लॉन्च कब हुआ, तो जो 10th नेशनल
समिट ऑफ ऑन इनवोकेशन एंड इंक्लूसिविटी जो है ये चंडीगढ़ में हुआ, तो इस मौके पर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है। बिहार कैबिनेट ने अभी हाल ही में जो बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के विश्व बैंक से कितने करोड़ रुपए के जो है लोन को यहाँ पर मंजूरी दी है, तो रिसेंटली द बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। हाउ मेनी करोड़ रुपीस फ्रॉम ऑफ द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर द बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो अभी क्या हो रहा है कि जो बिहार का अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोग्राम है, तो इसके लिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो इनका अभी जो नेतृत्व है, तो इसमें इन्होंने बिहार कैबिनेट ने बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए जो है 4,740 करोड़, जिसको हम बोलेंगे $500 मिलियन के लोन की जो है वो मंजूरी यहाँ पर जो है दे दी है। ठीक है। इससे पहले इस इनिशिएटिव के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये थे कि जो प्लान्ड अर्बनाइजेशन है वो है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट है, किस कॉज के लिए है और किसने किया है। ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जो इस जो इनिशिएटिव है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है प्लान्ड अर्बनाइजेशन, मतलब कि आप देखेंगे कि जो पटना है, गया है और मुजफ्फरपुर है, ऐसे शहरों में जो है एक हैप्जर्ड ग्रोथ, इसको रोकने के लिए 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो है इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इसको भी यहाँ पर लेकर आना, क्योंकि आप देखेंगे कि शहर में जो प्रदूषण है वो ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से जो ई बस सेवा है ना उसको भी लागू करना, PM ई बस सेवा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 517 करोड़ टू कर्ब द अर्बन जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर कम करने के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएंगी और इन बसेस की संख्या होगी 400। ठीक है। और जो स्मार्ट गवर्नेंस है वो भी इसका ही एक हिस्सा है, मतलब कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं इनको ट्रेनिंग देना और बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की जो है नींव रखना, स्थापना रखना, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो फिजिकली चैलेंज है इन लोगों के लिए सहायता के लिए 2026 के जो अलग अलग निकाय चुनाव होते हैं, म्यूनसिपल पोल्स हैं, इसमें ई वोटिंग जो है इसको लागू करना भी यहाँ पर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि 19,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क के AI आधारित रखरखाव के लिए जो है ना ये इन्होंने इतना यहाँ पर अमाउंट जो है वो सैंक्शन यहाँ पर किया है। तो 15,967 जो करोड़ रुपीज़ हैं वो इतना यहाँ पर जो है सैंक्शन किया गया है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए। ओके। A record of rupees this one, ठीक है, was sanctioned for the AI based upkeep of over 19,000 किलोमीटर की रोड के लिए ना 7 सालों में ये इन्होंने एक अमाउंट जो है वो यहाँ पर रखा है, तो ये मंजूर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। ये आपके लिए की हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपको PDF में मिल जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सारी PDF को गो थ्रू करके रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप उसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं पैरेलली। तो दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हैं। एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में अपनी पहली जो डिजिटल लॉकर आधारित सेवा है वो किस शहर में यहाँ पर खोली है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इन विच सिटी द एक्सिस बैंक ओपनड इट्स फर्स्ट डिजिटल लॉकर फोकस्ड ब्रांच। तो ये जो है न्यू दिल्ली में यहाँ पर खोली गई है। अब न्यू दिल्ली में इन्होंने जो एक्सिस बैंक ने अपनी डिजिटल लॉकर बेस्ड जो सर्विस है वो न्यू दिल्ली में की है। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्मार्ट लॉकर सिस्टम है, जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ जो है ये इंटीग्रेट यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसकी जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है वो ये है कि जो आपने देखा है कि ट्रेडिशनल लॉकर है ना, इनके अगेंस्ट में, जैसे कि बैंक आप देखोगे कि किसी बैंक में जो अधिकारी हैं और ग्राहक, इन दोनों को एक साथ अलग अलग 2 चाबियों का उपयोग करना पड़ता है। तो अब ये जो डिजिटल लॉकर है जो ना एक रोबोटिक वॉल्ट के अंदर अब ये रखे जाते हैं। तो इसका जो एक्सेस कंट्रोल है ना वो एक सुरक्षित पिन के जरिए अपनी पहचान प्रमाण पत्र को दिखाता है। तो अब यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है वो बायोमेट्रिक और सिक्योर पिन के साथ होगा। पहले क्या होता था, 2 चाबी होती थी, एक चाबी आप अपनी लगाओगे, एक ऑफिसर लगाएगा, तब जाकर आप अपनी तिजोरी जो बैंक में रखी है उसको आप ओपन करते थे। बट इन्होंने अब थोड़ा सा यहाँ पर इसमें जो चेंजेस किए, तो ये पहला जो बैंक है ये पूछा जा सकता है। तो ये डिजिटल लॉकर आधारित सेवा जो है वो यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है। निशांत कुमार जिन्होंने हाल ही में बिहार कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लिए, उन्हें कौन सा विभाग जो है आवंटित किया गया है। तो निशांत कुमार हु रिसेंटली टुक ओथ एज अ मिनिस्टर इन द बिहार कैबिनेट हैज़ बीन अलॉटेड विच पोर्टफोलियो। तो ये नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, और इनको जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ
और जो सम्राट चौधरी हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें 32 जो मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल किया गया। तो ये नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे। तो इस कैबिनेट के जो विस्तार में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे जो हैं इनको यहाँ पर राजनीति में प्रवेश भी कराया गया, और कुछ समय पहले तक ये चर्चा में भी नहीं थे, लेकिन बाद में एक साथ इनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। और बीआईटी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये। 8 मार्च 2026 को ये जेडीयू में शामिल हुए थे। अब आप ये देखिए ना कि 8 तारीख को कोई बंदा जेडीयू में आता है और उसको जो है यहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है, और इनको हेल्थ डिपार्टमेंट ये यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो बीजेपी कोटे से 15 मिनिस्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर और रेवेन्यू है, और जेडीयू से 13 मिनिस्टर हैं जिसमें हेल्थ एंड पावर है, और एलजेपी रामविलास वहाँ से 2 मिनिस्टर हैं, और एचएम और आरएलएम से एक मिनिस्टर हैं। तो ये इनका पूरा पोर्टफोलियो है। ये हाइलाइट्स आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं बीईएल, हैज साइंड अ ट्राइपराइट MOU with which 2 companies to co-develop futuristic technologies। अभी क्या हुआ है कि जो आपकी एक PSU है जिसका नाम है BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसने क्या है कि भविष्य की तकनीकी को सह विकसित करने के लिए 2 कंपनियों के साथ में एक समझौता किया है। तो देखो पहले तो BEL यहाँ पर है, इसके अलावा 2 कंपनीज और हैं। तो अब ये टोटल मिलाकर हो गई 3 कंपनी। जब 3 कंपनी एक साथ मिल जाती हैं तो जैसे बोलते नहीं कि बाइपार्टाइट, तो 2 लोगों में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये है ट्राइपार्टाइट, ठीक है। तो मतलब 3 लोगों के बीच में समझौता यहाँ पर हुआ है। तो जो ये कंपनी है नवरत्न डिफेंस, तो इसका अभी जो समझौता आपका हुआ है ये हुआ है मेटामेंट सिस्टम्स एंड क्रिस्टलर एरोस्पेस के साथ में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने भी बेंगलोर में जो मेटामाइंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है तो इसके साथ में, और जो क्रिस्टलर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों के साथ में एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, बेंगलुरु में 2 कंपनीज के नाम है, और किसने किया है, ये हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने, ठीक है। ये हमारी नवरत्न डिफेंस PSUs है। अब जो फ्यूचर में जो कह सकते हैं कि फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स के लिए जो है इन्होंने ये एक इंडिजिनियस इनोवेशन कर रहे हैं दोनों लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अलग अलग जो इनकी विशेषताएं हैं, एक्सपर्टीज सेट्स हैं, वो क्या क्या है, जैसे BEL का आपको पता होगा कि ये अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ये बनाता है, और एक तरीके से मतलब पूरी एक्सटेंसिव मार्केटिंग नेटवर्क है उसको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है। और जो मेटामाइंड सिस्टम्स हैं ये एक तरीके की AI ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ी कंपनी है। और जो क्रिस्टलर एरोस्पेस है ये एक भारतीय स्टार्टअप है जो मिशन क्रिटिकल एरोस्पेस सिस्टम जैसे क्यूब सेट्स और जो प्रोपल्शन और एक तरीके से जो कॉग्निटिव डिफेंस सिस्टम्स होते हैं इन पर ये फोकस यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ये की हाइलाइट्स आपके लिए एक बार गो थ्रू करने में काफ़ी आपकी मदद यहाँ पर करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच में 30,000 करोड़ के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद को सुलझाने के लिए किसे मध्यस्थ मीडिएटर जो है वो नियुक्त यहाँ पर किया है। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जो उद्योगपति थे संजय कपूर, तो इनकी जो 30,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसको लेकर इनकी जो माँ है और इनकी जो बहू है उनके बीच में कानूनी विवाद जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। इनकी माँ का नाम है रानी कपूर, तो उनका आरोप है कि उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर धोखे से सारी संपत्ति जो है वो ट्रस्ट के नाम कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पारिवारिक मामले को जो है सेटल करने के लिए अभी अपना वो किया है। तो इन्होंने अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनको जो फॉर्मर CJ हैं इनको जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस चीज़ को अभी आकर लेकर आएँ। अब इनकी जो मदर हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, रानी कपूर 80 साल की है, और इनकी जो बहू है उनका नाम है प्रिया सचदेव। तो ये दोनों अभी आमने सामने चल रही हैं। तो इनका जो विवाद है वो 30,000 करोड़ का है, प्रिया सचदेव कपूर और रानी कपूर का, ठीक है। क्योंकि संजय कपूर अभी ये जो है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द सोना कॉमस्टर थे, और इनके अभी कुछ टाइम पहले मृत्यु हो चुकी है, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जो है अब आगे चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें जो लिटिगेशन है तो उसमें आप देखेंगे कि जो RK फैमिली ट्रस्ट है, ये रानी कपूर का जो फैमिली ट्रस्ट है वो है, जिसे 2017 में बनाया गया था। रानी कपूर का आरोप है कि 2017 में उन्हें स्ट्रोक आने के बाद उनका जो बेटे हैं
दिवंगत बेटे संजय और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी मतलब कि फ्रॉडलेंट मीन्स, तो फर्जी हस्ताक्षर करके उनके पति डॉक्टर जो सुरेंद्र कपूर है उनकी जो विशाल संपत्ति है वो ट्रस्ट को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी। अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है आगे जो है वो कोर्ट है वो इन्वॉल्व हुआ है और अब न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भैया की पीठ ने इस मामले का जो वैकल्पिक समाधान है जिसको बोलते हैं ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन, तो इसको करने के लिए जो है ADR के लिए भेज दिया है। और अब जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है वो यहाँ पर सोलो मेडिएटर के तौर पर जो है वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे जो इसका निपटारा करें, तो ये DY चंद्रचूड़, इनको कोर्ट ने यहाँ पर अपॉइंट किया है। और ये भी है कि जो इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो अगस्त 2026 तक आ जाएगी। ठीक है, किस शतरंज खिलाड़ी ने भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी को हराकर टैपे सिगमैन शतरंज टूर्नामेंट 2026 जो है वो यहाँ पर जीता है? तो स्वीडन में अभी जो है टैप सिगमैन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट 2026 जो है इसका खिताब मैग्नस कार्लसन इन्होंने जीत लिया है। और भारत के जो अर्जुन एरिगेसी है इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में शानदार खेल दिखाया और इनको कार्लसन को काफ़ी कड़ी टक्कर दी। और ये जो टूर्नामेंट है वो 7 राउंड के जो है राउंड रॉबिन फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पर खेला गया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि जो माल्मो स्वीडन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था माल्मो स्वीडन में। ठीक है, तो माल्मो स्वीडन में जो टैपे सिगमैन एंड को चेस टूर्नामेंट 2026 है, तो इसमें मैग्नस कार्लसन जो है वो यहाँ पर एक इमर्जिंग विजेता के तौर पर जो है वो यहाँ पर निकले और इसमें 8 दिग्गज अलग अलग खिलाड़ी हैं उन्होंने हिस्सा लिया और भारत से जो है ये राइजिंग स्टार है, इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो ये शामिल हुए थे। अर्जुन ने पूरे जो इवेंट था इसमें कार्लसन को बहुत तगड़ी टक्कर दी। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये जो इवेंट है वो सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है, तो जहां खिलाड़ियों को 7 राउंड तक जो है मुकाबला यहाँ पर किया जाता है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हाल ही में किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के साथ सुधार लिंक्ड रिफॉर्म लिंक समझौता MOU पर जो है हस्ताक्षर यहाँ पर किए? तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव साइंड रिफॉर्म लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन? अब देखो हुआ क्या है कि जो जल जीवन मिशन 2.0 है तो इसके तहत केंद्र सरकार जो है इन्होंने मिजोरम और लद्दाख के साथ में अभी जो है हस्ताक्षर यहाँ पर किए। अब जो सारा ध्यान इनका पाइप बिछाने पर नहीं होगा बल्कि इस बात पर भी होगा कि लोगों को लंबे समय तक जो है वो साफ़ पानी यहाँ पर मिलता रहे। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया जा रहा है ताकि 2028 तक हर घर जल जो है वो लक्ष्य यहाँ पर पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है और इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय साइनिंग अ रिफॉर्म लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पर? मिजोरम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके, और जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री CR पाटिल, तो इन्होंने पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर किया है ताकि ये जो रिफॉर्म्स हैं स्टेट्स को हर घर जल जो है स्टेटस 2028 की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर पहुँच पाए। तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं CSR पाटिल, तो इन्होंने पूरा फोकस अपना रखा है कि 2028 की जो तय समय सीमा है उस तक हम हर घर जल जो है ये कर लेंगे और ये सुधार जो है होना ज़रूरी भी है। मई 2026 में किस संस्थान को सड़क बुनियादी ढांचे में एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक जिसको बोलते हैं इसके अभिनव उपयोग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है? मई 2026 विच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द इनोवेटिव यूज ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो जो CSIR और CRRI और BPCL इन्होंने मिलकर जो बेकार प्लास्टिक होती है ना उससे सड़कें और उसका जो निर्माण कार्य ये किया जा रहा है ना सड़कों पर,
तो जो जियोसेल है उसको तैयार यहाँ पर इन्होंने किया है, तो इसके लिए इनको रिकॉर्ड बुक में जगह मिली है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ना केवल प्लास्टिक कचरे को कम करने में हेल्प करेगी, बल्कि एक तरीके से पर्यावरण के लिए जो है अनुकूल और सस्ता जो है वो भी यहाँ पर बनाएगी। तो ये जो है CSIR, CRRI एंड BPCL, ठीक है। तो ये जो समझौता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो जो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है वो है, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL है। तो इनको भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको जो है ऑफिशियल मान्यता भी प्राप्त हुई है। तो ये जो सम्मान है ना वो है एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ELP। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो इनोवेशन है, इसमें जो प्लास्टिक कचरा है, तो एक तरीके से रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पर एक डबल चैलेंज जो है वो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से डिपार्टमेंट्स के नाम पूछ लेंगे कि किसके बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, CRI और BPCL, इनके बीच में, ठीक है। और ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेंशन हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। स्वस्थ भारत पोर्टल का अनावरण किस अवसर पर किया गया था? ऑन विच ओकेजन द स्वस्थ भारत पोर्टल अनवेल्ड। तो अभी क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक तरीके से हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं इसको काफ़ी आसान बनाने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो अब अलग अलग सरकारी जो स्वास्थ्य योजना है इसके लिए आपको अलग अलग कार्ड नहीं रखने होंगे, लेकिन ये जो पोर्टल है वो सबको एक जगह आपका लिंक कर देगा। तो इससे डॉक्टर और जो अधिकारी है ना उनका जो काम है ना वो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा, और जो डेटा की हेराफेरी पहले हो रही थी वो रुकेगी, और मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज यहाँ पर हो पाएगा। तो ये जो अभी एक ओकेजन था, 10th नेशनल समिट हुई थी इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी इन हेल्थ केयर, तो उस मौके पर जो है ये कारनामा किया गया। अब ये क्यों और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का यही मेजर मकसद है कि वो जो पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बेहतर बनाने के लिए अलग अलग जो है वो पहलू कर रहा था, और उन्होंने जो है स्वस्थ भारत पोर्टल जो है इसका इनोग्रेशन यहाँ पर कर दिया है। तो हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके माध्यम से ये काम करता है, जिसमें से प्रत्येक के लिए इन्होंने अलग अलग लॉगन, डेटा एंट्री और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इसकी यहाँ पर नीड पड़ती थी। तो अब जो है ये एक API बेस्ड जो फॉरडेटेड आर्किटेक्चर है ना, तो इसमें जो अलग अलग जो जगह का डेटा होगा उसको एक ही इंटरफेस में ये जोड़ दिया जाएगा। तो इससे जो है कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ पर रहेगी, तालमेल एक अच्छा बैठेगा, और बार बार डेटा एंट्री करने की ज़रूरत का जो बोझ है, रिपीटेड एंट्री, वो यहाँ पर हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको बोलते हैं MOHFW, ठीक है। हाल ही में जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा विमोचित फिल्म किस ऐतिहासिक सैन्य अभियान पर आधारित है? तो द फिल्म रिलीज बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द राजनाथ सिंह रिसेंटली इन द जयपुर इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिकल मिलिट्री ऑपरेशन। तो अभी क्या हुआ है कि जो रक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के राजनाथ सिंह जी, ये जयपुर में गए और जो ऑपरेशन सिंदूर पर एक बनी फिल्म है वो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपसे अगर ऑपरेशन पूछा है तो ये होगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो पिक्चर है वो भारतीय सेना का जो एक मिशन अभी हुआ था, तो उसमें सैनिकों की जो बहादुरी और जो उसकी ऐतिहासिक कहानी है जो उसको यहाँ पर दिखाती है। तो सरकार का उद्देश्य ऐसी फिल्मों के जरिए जो सैनिक है इनके बलिदान को याद रखना और लोगों में देशभक्ति की भावना जो है उसको यहाँ पर बढ़ाना है। तो ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। कौन सी भारतीय निजी अंतरिक्ष एजेंसी $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार कर भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न यहाँ पर बन गई है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द month of May. Which Indian private space agency has become the India's first space tech unicorn by crossing $1 billion वैल्यूएशन मार्क? तो अभी जो हैदराबाद की कंपनी है इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये भारत की जो है वो ऐसी पहली अंतरिक्ष जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, क्योंकि विदेशी निवेश की मदद से ये अपने छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए विक्रम रॉकेट्स पर जो है वो काम कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है उसका नई जो
अंतरिक्ष नीतियां हैं उनके कारण जो है इस निजी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है और भारत जो है दुनिया भर के लिए सस्ते और सुरक्षित सैटेलाइट जो है वो लॉन्च का सेंटर भी यहाँ पर बन सकता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस इसका नाम है और $1 बिलियन की जो वैल्यूएशन वाली फंडिंग है वो इसको मिली है और हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो है इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं पवन कुमार चंदना और जो नागा भरत डाका, ठीक है, तो इनके द्वारा ही इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और ये इसके पैनीर यहाँ पर हैं। ठीक है, और 2022 में जो विक्रम एस है वो लॉन्च करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय है वो इसको एक प्रेजेंस मिली, तब से ये जो है विशेष रूप से छोटे अलग अलग स्मॉल सैटेलाइट मार्केट के लिए जो है डिज़ाइन किए गए विक्रम सीरीज़ के जो मॉड्यूलर लॉन्च व्हीकल्स है ना उनको ये स्टेब्लिश यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और जो स्काई रूट है इसमें जो ग्लोबल कैपिटल आ गई है तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो इनका जो विक्रम 1 और जो ऑर्बिटल व्हीकल है ना उसका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर होगा। शुभेंदु अधिकारी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है जिससे वहां पहली बार भाजपा सरकार का नेतृत्व हुआ है? तो बंगाल में पहली बार जो है बीजेपी आई है और ममता बनर्जी का जो पिछले 15 सालों का जो कार्यकाल था उसको साइडलाइन किया गया और शुभेंदु अधिकारी जो है वो पहले टीएमसी में ही थे और तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा अभियान चलाया क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इनके भतीजे हैं ना अभिषेक बनर्जी उनको जो पूरी पार्टी की जो कमांड है वो नहीं देनी चाहिए थी, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ये धरने पर बैठे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर दी और एक समय ऐसा था कि इनके ऊपर भी जो है ब्राइब के जो चार्जेस हैं वो लगे थे ऑन कैमरा और जो बीजेपी है उन्होंने इस चीज़ का वीडियो भी जारी किया था और राइट नाउ बीजेपी में आने के बाद वो अब वेस्ट बंगाल के वहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर भी बने, तो ऐसे एलिगेशन इनके ऊपर लगे हुए थे। तो अलग अलग तरीक़ों से जो है सरकारें यहाँ पर बनती हैं। वेस्ट बंगाल में अब बीजेपी की गवर्नमेंट है और शुभेंदु अधिकारी जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। पहली बार जो है वहाँ पर एक हिस्ट्रिक विक्ट्री यहाँ पर हुई है। जो ओथ इनको दिलवाई गई वो वहाँ के गवर्नर है, इनका नाम है CB आनंद बोस। ठीक है, तो जो सेरेमनी है वो राजभवन में हुई कोलकाता में और ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने जो है मना कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, बट एक समय होता है ना उसके बाद में जो राज्यपाल हैं उन्होंने उस पूरी जो सरकार है जब 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में उसको भंग कर दिया और फिर जो है इन्होंने विधायक दल के नेता चुने गए और इन्होंने गवर्नर के पास जाकर अपना जो है संख्या बल दिखाया, फिर इनको जो है सरकार बनाने का आगे मौका मिला है। अच्छा, एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस हैं। आप बताइएगा लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, वो कहाँ पर है? और जो विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? हाईएस्ट माउंटेन पीक दुनिया की कौन सी है? और जो बिहू है ये एक फेमस फोक डांस है, कौन से इंडियन स्टेट्स का है? पिछली बार के सारे आंसर्स ठीक दिए थे जिन लोगों ने भी ट्राई किया था और आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएंगे, तो इनसे आप अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो हमारा करंट अफेयर्स फंडा का कंप्लीट जो PDF प्लान है वो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। अभी वहाँ पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको बहुत कम प्राइस में, पहले ये 699 था और राइट नो अभी ये 399 है, तो फटाफट जाएं और इसमें इनरोल कर ले। 1 साल तक आपको सारे करंट अफेयर्स एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है कस्टमर केयर का जो है टेलीफोन नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप केबल कर सकते हैं 8448169188, तो कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।